सीमा तेरे कई नाम और तेरी आखिर क्या पहचान, और सबसे बड़ा यह कि सीमा तुझ पर कई सवाल। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। सीमा हैदर एक ऐसा नाम जो लगातार सुर्खियों में है, पर उससे ज्यादा वह सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो चुका है। सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से चोरी छिपे भारत आई है, तभी से सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। एक सीमा और कई सवाल। पाकिस्तानी युवती सीमा हैदर पर भारतीय जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। अभी तक की पूछताछ में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिससे उसके पाकिस्तान या उसकी किसी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट होने की पुष्टि हो, लेकिन इसके बावजूद जांच एजेंसियां समय समय पर कई खुलासे कर रही हैं और साथ ही तमाम सवाल भी सीमा को लेकर उठ रहे हैं। सवाल सनसनीखेज है और इसीलिए आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह पूरी रिपोर्ट देखिए। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, यह गीत लिखा था राधा कृष्ण और मीरा की कहानी पर। अब वर्तमान में एक प्रेम और प्रेम की नई कहानी सामने आ रही है, जिसके लब पर लब है लेकिन दिल में शायद छल है। कहती तो वो भी वह प्रेम दीवानी है, दर्श दीवानी है, लेकिन वह सच में सीमाओं को लांग कर आई या इसके पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश है, और इसलिए पाकिस्तानी सीमा सवालों के घेरे में है। सीमा हैदर को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीमा हैदर ने भारतीय बॉर्डर पार करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तरीका अपनाया। उसने बॉर्डर पार करने के लिए तीसरे शख्स की मदद ली। इसके लिए सीमा हैदर ने पूरी तैयारी की थी। उसने सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए अपना ड्रेसअप इस तरह किया कि वह ग्रामीण भारतीय महिला लगे। सीमा ने ड्रेसअप के लिए पेशेवर लोगों की मदद भी ली थी। सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए उसने अपने बच्चों को भी इसी तरीके से ड्रेसअप करवाया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक वह जिस धारा प्रवाह भाषा में बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर गैर कानूनी रूप से सीमा पार कराने वालों को देते हैं। सीमा हैदर प्रकरण मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक 13 मई को भारत नेपाल सीमा सुनौली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में अब तक थर्ड नेशन सिटीजन की मौजूदगी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भारत नेपाल सीमा पर इन्हीं दोनों जगहों से सीमा हैदर और सचिन द्वारा भारत में एंट्री का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद यहां मौजूद रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। सीमा हैदर जब से भारत में आई है, तभी से खुफिया विभाग और यूपी एसटीएफ की उस पर नजर थी। जांच एजेंसियां जिस तरह आए दिन नए नए खुलासे कर रही हैं, उससे यह शक गहराता जा रहा है, क्या वह पाकिस्तानी एजेंट के तहत भारत में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो सीमा को लेकर अभी भी तमाम सवाल हैं, और सवाल सीमा को लेकर यह भी है कि आखिर पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान तक कैसे पहुंची। सवाल यह भी है कि उसके पास जो पासपोर्ट हैं, वो पासपोर्ट पाकिस्तान के नहीं बल्कि यूएई और नेपाल के हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान में रहने वाली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली और साथ ही 5वीं तक पढ़ने वाली महिला आखिर इतनी तेज तर्रार कैसे हो गई। उसको कैसे पता लगा कि दुबई जाकर वो पासपोर्ट कैसे बनवाएगी, नेपाल में वो पासपोर्ट कैसे बनवाएगी, आखिर ये अकेले उसने सब कुछ कैसे किया। 5वीं तक पढ़ने वाली महिला आखिर इंग्लिश को फर्राटेदार कैसे बोलती है, हिंदुस्तान वाली भाषा हिंदी को अच्छे से कैसे बोलती है, जबकि वो पाकिस्तान के उन इलाकों से आती है, कराची और सिंध के इलाके से आती है जहां उर्दू सबसे ज्यादा बोली जाती है, हिंदी कम बोली जाती है। तो ऐसे में उसकी पकड़ हिंदी पर इतनी मजबूत कैसे है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सीमा को सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं। और साथ ही सवाल यह भी है कि पाकिस्तान में जिन फोन का इस्तेमाल वो कर रही थी, मोबाइल फोन का, आखिर वो मोबाइल फोन वो हिंदुस्तान लेकर क्यों नहीं आई है।
और जिस फोन को वो हिंदुस्तान लेकर आई और जब वो नेपाल में मौजूद थी तो उस समय पर भी क्यों हॉट स्पॉट के जरिए से वो लगातार लोगों से बातचीत कर रही थी, व्हाट्सएप कॉलिंग से क्यों कर रही थी, नॉर्मल कॉलिंग से बातचीत क्यों नहीं कर रही थी। और साथ ही एक सवाल ऐसे में यह भी है कि वो अपना पर्सनल लैपटॉप आखिर पाकिस्तानी क्यों छोड़कर आ गई है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सीमा को लेकर घेरे में है। अब ऐसे में हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ गए हैं इस चर्चा पर, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राणा अली जोसेफ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, और साथ ही टीपी त्यागी रिटायर्ड कर्नल है और रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। राणा साहब, सवाल आपसे है कि सीमा को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं, सीमा को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान से भी आ रही हैं। यह भी बताया गया कि उसके और भी 3-4 ऐसे बॉयफ्रेंड थे जो पाकिस्तान में थे, एक का नाम एजाज भी निकला है। तो आपने भी, अगर आप पाकिस्तान में पत्रकारिता करते हैं तो जमीन से जुड़ी हुई इन चीजों पर नजर आपकी भी होगी। बहुत शुक्रिया के राणा साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में हमारे लिए ये कोई इतना अहम केस रहा ही नहीं है और ना है ही है कि हम इस एक बेबुनियाद किस्म के एक लड़की जो है वो चली गई तो हम उसको बुनियाद बना के तो अपनी सारी एनर्जियां, अपने सारे मामलात उठा के तो इसकी तरफ लगा दें कि ये इसके बॉयफ्रेंड कितने थे, इसके कौन सा बॉयफ्रेंड, इसका नाम क्या था, कौन सा बॉयफ्रेंड इस वक्त अभी मौजूद है। ये हमारे लिए राणा साहब यही तो सबसे ताज्जुब की बात है। राणा साहब, बिल्कुल ये ताज्जुब की बात है। ऐसे में जब सीमा हैदर हिंदुस्तान, हाँ नहीं, पहले मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। ये इसलिए ताज्जुब की बात है कि जब सीमा हैदर हिंदुस्तान में आती है, वो सवालों के तमाम घेरों में आकर खड़ी हो जाती है, उसके बाद भी वो बड़े चैन से रहती है, उसके चेहरे पर कोई सिकन, कोई चिंता, कुछ नजर नहीं आती है। पाकिस्तान के चेहरे पर भी कोई नजर नहीं आता है। आप भी कह रहे हैं हमारे लिए मामूली सी चीज है। फिर इसके पीछे की कहानी को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, इसका जवाब मैं आपको वन लाइनर देता हूं कि के राणा साहब, कि जो आप कहानी को समझना चाह रहे हैं ना, तो जो कहानी का किरदार है वो इस वक्त आपके पास है, वो इस वक्त हिंदुस्तान में है। तो इस कहानी को समझने के लिए आपको उस किरदार से राणा साहब, कहानी का किरदार हमारे पास है, पूछना होगा। कहानी का किरदार हमारे पास है, लेकिन इस कहानी का प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर सब पाकिस्तान में है। अच्छा, मैं एक छोटी सी आपको गुजारिश ये कर दूं, आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि उसके पास यूएई का पासपोर्ट भी है। बिल्कुल। तो पहले तो मैं ये करेक्शन कर दूं कि यूएई का पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यूएई के सिटीजन के अलावा पूरी दुनिया में गोल्डन वीजा आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन आप पासपोर्ट ले ही नहीं सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आपको ये कहां से इंफॉर्मेशन मिली है, ये सही है या गलत है, ये आप उसके पास जो पासपोर्ट मिले हैं, उसके पास से जो पासपोर्ट मिले हैं, उन्हीं से मिली है ये जानकारी। देखिए राणा साहब, थोड़ी सी रिसर्च तो यार कर लिया करें। ये तो पता कर ले कि यूएई का पासपोर्ट बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। थोड़ा सा हम रिसर्च इसीलिए तो आपको बैठाया है ना महाराज, इसीलिए तो आपसे आपका पक्ष जान रहे हैं हम। यूएई का पास, अच्छा, अब गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है कि आपने जितने भी सवाल करने हैं या जो भी आपने कहा कि वो सवालों के घेरे में है, बिल्कुल घेरे में है, आप उनसे सवाल कीजिए। आपकी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आप उनसे सवाल कीजिए कि जनाब हमें बताएं कि ये जो आ गई है हमारे पास, जो आईएसआई की एजेंट है, ये कैसे आई है। आप बीएसएफ से सवाल करें, आप अपने जो आपके बॉर्डर फोर्स है, आप उनसे सवाल करें कि ये कैसे क्रॉस होके आ गई है। हमारे लिए ये इतना अहम टॉपिक ही नहीं है कि जिसके हम जाएं कि जी इसके बॉयफ्रेंड कितने हैं, इसके रहना सहना कैसा था। हाँ, ये दुख जरूर है कि वो एक जाते जाते अपने बच्चों को भी साथ ले गई है, जो जब जिन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। तो मेरी तो सजेशन यही है कि आप अपने टेलीविजन के जरिए अपनी मुतल्लिका गवर्नमेंट को ये आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बच्चे हैं तो उनका भविष्य खतरे में है, और पाकिस्तान में होते तो उनका बड़ा उज्जवल भविष्य होता, जिस पाकिस्तान का खुद का भविष्य नजर नहीं आ रहा है। देखिए, डेफिनेटली बच्चे जहां जिस मुल्क में पैदा होते हैं, उनका मुस्तकबिल उस मुल्क से ज्यादा बेहतर कहीं पे भी नहीं हो सकता। ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर आप यहाँ पे टेलीविजन पे बैठे हैं और आप कल को उठ के पाकिस्तान आ जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, तो आप डेफिनेटली ये सोचेंगे कि मेरे लिए हिंदुस्तान जो है वो सबसे बेहतर जगह है, दूसरा मुल्क नहीं है। तो यही बात मैं भी यही कर रहा हूँ कि बच्चों, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट इशू ही नहीं है।
पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये टीआरपी लेने की खातिर इस इशू को नहीं, छोड़ा टीआरपी नहीं, टीआरपी नहीं, ये कर सुरक्षा का विषय है। और सवाल इसलिए आपसे हो रहा है कि आप लोग उसको लेकर चिंतित क्यों नहीं है? आपके मुल्क की नहीं एक है ना, महिला हिंदुस्तान आ जाती है और आप उसको लेकर चिंतित ही नहीं है। हम चिंतित, देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान के कानून में एक चीज शामिल है जो शायद आपके कानून में भी है, कि जब एक बच्चा या बच्ची बालिग हो जाती है तो वो अपनी मर्जी की मालिक बन जाती है। उसमें उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, कोई उसकी जिंदगी में अमल दखल नहीं दे सकते हैं। तो यही हाल हमारे यहाँ है। वो बालिग है, उसके बच्चे हैं, वो अपनी मर्जी से चाहे हिंदुस्तान में शादी करे, चाहे वो अफगानिस्तान में करे, हमारा उससे क्या लेना देना। सवाल यहाँ बालिग या क्यों नाबालिग का नहीं है राणा साहब, सवाल बालिग या नाबालिग का नहीं है, सवाल उसके सवालों से है। जिन बातों का वो जवाब दे रही है उनसे सवाल पैदा हो रहे हैं। वो कहती है कि मैं जब वहां से चली थी 70,000 रुपए थे, अब उसके पास 70,000 रुपए कहां से आए? वो कहती है कि मकान बेच दिया मैंने अपना। आप बेहतर जानते होंगे कि आखिर क्या पाकिस्तान में महिलाओं को इतनी छूट है कि वो संपत्ति में इतना दखल रख सकती हैं कि अपने पति को बिना बताए वो अपनी संपत्ति बेच दे? के राणा साहब, उसके शौहर जो है ना, उसके शौहर हैं जो सऊदी अरब में, ये उनका कहना है कि उन्होंने अपना जो घर है जो उन्होंने लेके दिया उसको, उसने उसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद उसके पास पैसे आ गए। अब पैसे लेके वो चाहे दुबई में जाए, चाहे हिंदुस्तान में जाए, नेपाल में जाए, भूटान में जाए, इसीलिए तो मेरा सवाल है ना कि आप लोग चिंतित क्यों नहीं है कि आप ही के मुल्क की एक महिला अब नेपाल से अपना पासपोर्ट बनवा लेती है, दुबई वो चली जाती है। वो एक उनका पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है, ये वाला, इसमें जो उनका डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1 जनवरी 2002 की, और ये इशू होता है 2022 में। ये देखिए, जूम करके एक बार दिखाइएगा, मैंने उस पर गोल घेरा भी किया हुआ है। जब वो इशू होता है तो वो 2022 में होता है कि आखिर ये 2022 में बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? और इसको आप बेहतर समझते होंगे कि क्या ये कार्ड इतने दिन बाद बनवाया जाता है या जन्म के समय पर बनवाया जाता है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके मुल्क की क्या प्रोसेस है इसको लेकर। ये बताएं कि आईडी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है, ये उस वक्त बनता है जब बंदा या बच्चा या बच्ची बालिग, उसकी उम्र पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 18 साल हो जाती है। उससे पहले हमारे यहाँ हमारा जो नादरा का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। जो आपने एक जिक्र किया ना उसकी डेट ऑफ बर्थ का, पैदाइश की डेट का, पैदाइश उसकी चाहे 2002 की हो, चाहे 2006 की हो, चाहे 1996 की हो, आईडी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उसका 18 साल पूरे होने के बाद किसी भी दिन बन सकता है। चाहे वो 25 साल की एज में जाके बनवाए, चाहे वो 20 साल की एज में बनवा ले, चाहे वो 27 साल, चाहे वो सारी जिंदगी ना बनवाए। इट्स अप टू द सिटीजन कि वो बनवाना चाहता है कि नहीं बनवाना चाहता। अब अगर उसने बनवा लिया है तो इसमें हमारा क्या इसमें कंसर्न है कि उसने 2022 में क्यों बनवाया? भाई उसने ट्रैवल करना था, उसने हिंदुस्तान आना था, आपके पास उसने बनवा लिया, वो जरूरत थी, क्योंकि आईडी कार्ड के बिना पासपोर्ट नहीं बन सकता। नहीं, बिल्कुल। और इसमें एक और मेरा सवाल यह है कि इसने अपने बच्चों का जो आई कार्ड सबमिट किया है, अपने पति का जो आई कार्ड सबमिट किया है, उन सब पर तारीख 1 जनवरी की ही है। सन अलग अलग है लेकिन सबका जन्म एक ही दिन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नहीं, ये अब ये इसका जवाब मैं क्या दूं? ये जवाब आप उनसे लें जिन्होंने वीजा दिया है इसको, कि आपको ये चीजें नहीं नजर आई। लेकिन महिला तो आपके मुल्क की है ना सर। महिला मैंने फिर वही बात, आप ये जितना मर्जी इसको थोप लें पाकिस्तान पे, ये को पाकिस्तानी सरकारी अफसर नहीं थी। अगर ये सरकारी अफसर होती तो फिर ये इतना बड़ा इशू हो सकता था। ठीक है, ये एक आम सिटीजन है, आम सिटीजन है। हमारे लिए तो ये मायने भी नहीं रखती यार, इसको उठा के जेल में फेंके। जेल में क्यों नहीं डाल रहे आप लोग? ठीक है, मैं कर्नल टीपी त्यागी जी, मेरा सवाल यह है कि लगातार जो सवाल यूपी एटीएस भी कर रही है और जिन सवालों को लेकर सीमा घेरे पर है, तो राणा साहब ने तो सीधा कह दिया कि हमारे लिए तो कोई मायने नहीं रखती, आप इसको जेल में डाल दीजिए। लेकिन सवाल अभी भी सीमा को लेकर तमाम हैं। देखिए, जोहर साहब जो कह रहे हैं और चेंज, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि वो ठीक बात है, लेकिन आज जो ये बात कह रहे हैं मुझे बड़ी लॉजिकल लग रही है। मैं सर आपसे सहमत हूँ जोहर साहब, ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है भी नहीं। कमाल की बात है, एक हफ्ते से हमारे टेलीविजन की पूरी स्पेस इस सीमा के नाम पे दी जा रही है, जिसमें काम और किए जा सकते थे। भाई सीमा के कंडक्ट से, सीमा की हिस्ट्री से
दो ही बातों से, एक खेत में हल चलाने वाले आदमी कॉमन सेंस से देख के दो ही बात सुन के ये पता लगा लेंगे कि ये संदिग्ध औरत है। उसके बाद आपने बहुत सारी बातें बता दी कि जो मकान बेचा वो मकान उसके नाम में था ही नहीं, मकान उसके शौहर ने दिया, वो पढ़ी लिखी कम है, मगर उसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी शातिर जासूस से भी ज्यादा चालाक हो। वो दुबई गई, दुबई में नाची, या नेपाल में उसने जो कुछ किया वो हिंदुस्तान में आई, उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में था। ये सब बातें अब इसको चेक करने के लिए कि नेपाल के किस रास्ते से आई, हमारी एटीएस की टीम जाएगी नेपाल, जिस समय को वो किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते, इस लेडी के लिए वो करना पड़ेगा। भाई कुछ भी ना सही, अगर मान लीजिए आखिर में पूरी तहकीकात करने के बाद कुछ भी ना निकला, तो ये तो सच है कि उसने गुनाह किया है, वो एक इलीगल इमिग्रेंट है, उसके अंतर्गत उसके ऊपर एक्शन तो लिया ही जा सकता है। और फिर मान लीजिए कि अगर बाद में जाके कहीं 2-4 साल का इतना समय खराब करने के बाद ये पता लगा कि वो संदिग्ध नहीं थी, जो कुछ उसने गलतियां की वो अनजाने में की, तो सर मुझे ये बताइए, बेनिफिट ऑफ डाउट एक संदिग्ध औरत को मिलना चाहिए या एक राष्ट्र की सुरक्षा को मिलना चाहिए? इस संदिग्ध औरत को तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। लिहाजा इतना समय इसके ऊपर लगाने के बजाय, जैसे जोहेल साहब कह रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा है ही नहीं, इसके ऊपर सीधे सीधे जो इसने गुनाह कबूल भी कर लिया है, कबूल कर लिया है उसने कि मेरे से गलती हुई है, बस उस गुनाह के ऊपर जो एक्शन ले सकते हैं ले, और चैप्टर को खत्म करें। हम तो सुबह से शाम तक जो आम आदमी की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो सारे चैनल पे सारे दिन यही पॉइंट को देखता है तो लगता है कि जैसे हमारी सेंस ऑफ प्रोपोर्शंस कम हो गई है। हिंदुस्तान के लोग बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन बुद्धिमानी का एक पैमाना प्रोपोर्शंस भी होता है, जिसे अनुपात कहते हैं। अगर एक पहाड़ में से 4-5 बोल्डर टूट के नीचे गिर जाए तो उसे पहाड़ का कद कम नहीं हो जाता, लेकिन जिन लोगों में सेंस ऑफ प्रोपोर्शंस नहीं है वो कहने लगेंगे अरे देखो पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए। 50 आदमी बात बोल रहे हैं, उसमें से एक आदमी ने गलत कह दी तो कहेंगे देखो ये जो 50 आदमियों की टीम थे इसके 2 टुकड़े हो गए। नाउ दिस इज नॉट करेक्ट। द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन वही तो ब्यूटी है, वही तो बुद्धिमत्ता है। अब आप खुद सोच के देख लीजिए सर, मैं विचारों के प्रति ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं पाकिस्तान की 99% बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आज जो जोहेल साहब ने कहा इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि सर ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। एक लेडी के लिए हिंदुस्तान का इतना कीमती वक्त खराब करना मेरे हिसाब से सेंस ऑफ प्रोपोर्शन में ठीक नहीं। लेकिन मैं आपसे टीपी त्यागी जी ये जानना चाह रहा था कि जो पासपोर्ट उसके पास मिले और जिस तरह से वो फिर नेपाल से हिंदुस्तान में आई, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि उसके पास नेपाल का भी पासपोर्ट मिले, उसके पास यूएई का भी पासपोर्ट मिले, फिर वो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में भी एंट्री कर जाए? उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा, जो कुछ उसने सोचा होगा। पहली बात तो ये कि यू आर राइट, ये काम वो अकेली नहीं कर सकती, उसके साथ कोई ना कोई होगा। जो कोई होगा वो पाकिस्तान का भी हो सकता है, जो कोई होगा वो किसी दूसरे देश का भी हो सकता है, वो हिंदुस्तान का भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसका सिलसिला ऐसा भी रहा हो, लेकिन चाहे कोई रहा हो, हम कहते हैं कि यू निप द प्रॉब्लम इन द बड, यानी कि कली को खिलने से पहले खत्म कर दो। जब तुमको ये समझ में आ रहा है कि ये संदिग्ध है, उसके बाद में 2 साल तक मेहनत करने के बाद उस संदिग्धता को प्रूव करना बेटर है, या जब ये क्लियर हो गया कि संदिग्ध है और उसने गुनाह किया है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना बेटर है। तो ऐसे में कुछ लोग आके कहने लगे ये तो हिंदुस्तान की बेटी है, ये तो वो है, ये तो दया क्षमा करुणा के काबिल है। भाई साहब, यही तो एक गलती की है हमने। ये दया क्षमा करुणा जो है ये व्यक्तिगत चरित्र है, ये राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो इतिहास दूसरा होता। तो राष्ट्रीय चरित्र में इतना भी रूम सहनशीलता या अतिथि सत्कार के लिए नहीं है। हेंस यू निप द प्रॉब्लम इन द बड।
जैसे ही ये पता लग जाता है, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि शी इज संदिग्ध औरत, शी इज नॉट ए नॉर्मल औरत, वो जो कुछ है वो बनावट कर रही है, ये तो पता लग गया। अब इसमें समय क्यों खराब करना, किसकी वजह से, उसकी वजह से, उसका वो सिचुएशन में ले आओ कि वो कोई हार्म ना पहुंचा सके हमारे देश को। सर मेरा तो ये कहना है। ठीक ठीक ठीक। राणा साहब, अब जिस तरह से टीपी त्यागी ने भी कहा कि वो अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती, पीछे कोई ना कोई तो है, और वो कौन है इसका पता लगाना तो जरूरी हो सकता है। तो राणा साहब ये लगाएं पता, आपको रोका किसने? नहीं, हम तो जांच कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो एकदम खामोश हो गया है, चैन से बैठा है, क्या उसको इस पर नहीं काम करना चाहिए कि आखिर इसकी किसने सहायता की, क्यों की गई? क्या सिर्फ एक प्रेम के लिए, मोहब्बत के नाम पर इतनी हेल्प की जा सकती है? देखिए, मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि राणा साहब इसका पता लगाएं, इसका किसने पता लगाना है? क्या हमारी पाकिस्तानी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से क्या कुछ कोई स्टेटमेंट या कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। आप किरदार आपके पास है, जिसने बॉर्डर क्रॉस किया वो इंसान आपके पास है, तफ्तीश आपने करनी है, सवालों के जवाब आपकी एजेंसियों ने निकालने हैं, तो लें आप, आपको किसने रोका है? नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से, नहीं राणा साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, उसको अरेस्ट किया। मैं राणा साहब कह तो रहा हूं ना, मैं आपकी बात से सहमत हूं, किरदार हमारे पास है, आपने क्यों अरेस्ट किया? मैं कह तो रहा हूं ना राणा साहब, मैं कह तो रहा हूं ना कि किरदार तो हमारे पास है, लेकिन इस पूरी कहानी का डायरेक्टर कौन है, निर्माता कौन है, स्क्रिप्ट राइटर कौन है, उनको ढूंढना तो जरूरी है ना। हो सकता है वो पाकिस्तान में हो या फिर किसी और मुल्क में हो, अगर किसी और में भी है तो क्या पाकिस्तान को इस पर कुछ कोशिश नहीं करनी चाहिए? नहीं, पाकिस्तान को बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। और मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि ये कोई इतना अहम नहीं है कि हम जिस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तान इसके पीछे पड़ा हुआ है, आप हमारा मीडिया उठा के देख लें, हमारे मीडिया में तो ये खबर भी नहीं है और ये होनी भी नहीं चाहिए। क्या एक वही बात है, हिंदुस्तान की कबूतर दाखिल हो जाए तो पकड़ के उसका ऑपरेशन कर देते हैं, कोई गुब्बारा चला जाए तो उसको 50 दिन उसका जिक्र ही नहीं खत्म होता, एक औरत चली गई है तो उसने सारे पूरे के पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को जैम करके रख दिया है। ये एक शो कर रहे हैं आपके, हम जो हिंदुस्तान है वो माशाल्लाह से बड़ा एक्टिव है, बड़ी चीजें हैं। सवाल तो आपकी सुरक्षा पे उठने चाहिए, सवाल आपके अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से होने चाहिए, सवाल आपकी फौज से पूछे जा रहे हैं, लेकिन जहां से आई सवाल उनसे ना हो। इस तरह से एक बंदी जो है वो दाखिल हो गई, लेकिन जहां से वो आई वहां से सवाल ना हो, आप उठा के उनको जेल में नहीं डाल रहे हैं और आप सवाल कर रहे हैं कि किरदार उधर, प्रोड्यूसर उधर, डायरेक्टर उधर। हमारे यहाँ तो पूछताछ चल रही है, हमारे यहाँ तो पूछताछ चल रही है, लेकिन जहां जड़ है उस जड़ पर भी तो बात करनी होगी ना हमें। नहीं, आप करें, आप करते जाए, आप दिन रात पिछले 15 दिन नहीं तो जड़ आपके पास है ना, जड़ राणा साहब, जड़ तो आपके पास है उस पेड़ की, तो इसीलिए तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं। आप जो मर्जी कर ले, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से मर्जी घुमा के कान इधर से पकड़ ले, उधर से पकड़ ले, लेकिन जवाब एक ही है कि किरदार आपके पास है। देखें, किरदार आपके पास है, उसके मुंह से निकलवाएं, आप उसको टॉर्चर करें, कहें कि वो बोले कि वो आईएसआई की एजेंट है, जो करते आए हैं आप आज तक। हिंदुस्तान आज तक क्या करता है? आपने उसको खुला छोड़ा हुआ है ताकि पूरे पाकिस्तान का हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो उसके इंटरव्यू करते फिरे। अपने इंटरव्यू में वो हर चीज, आपके हर सवाल का जवाब दे रही है, लेकिन आप घूम फिर के फिर पाकिस्तान पे आ रहे हैं। और जब पाकिस्तानी बंदी आपके पास है, जब वो खुद से बात कर रही है, जब पूरे का पूरा हिंदुस्तानी मीडिया उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो फिर आपको पीछे क्या रह जाता है? या तो कहें कि वो आपके बंदे को, सेशन को लेके नेपाल चली गई है, यूएई चली गई है, उसने कोई यहाँ पे आके कुछ जासूसी कर दी है, उसने ये कर दिया है, वो उधर मजे ले रही है और आप यहाँ पे बैठे टेंशन में आ रहे हैं। हमें कोई टेंशन नहीं है, पाकिस्तान को कोई टेंशन नहीं है, हमारी बलाश उसको सारी जिंदगी जेल में डाल दें, हमारी तरफ से बिल्कुल। इसीलिए तो शक पैदा होता है राणा साहब, इसीलिए शक पैदा होता है। टीपी त्यागी जी, उन्हें कोई टेंशन नहीं है क्या? इसको सिर्फ इतना ही समझ लिया जाए कि पाकिस्तान के लिए वो अहमियत नहीं रखती है, या फिर इसको ऐसे समझ लिया जाए कि इस बात को कहकर वो पल्ला झाड़ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर हम पूरी तरह से छानबीन करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन पाकिस्तान की आर्मी से, आईएसआई से, पाकिस्तानी हैंडलर से कहीं ना कहीं निकलेगा। उसमें ये निकालने में कनेक्शन जो हम समय लगा रहे हैं, अगर ये पहली बार होता तो मान लेते
क्या आज तक ये पहली बार हुआ? आज तक जो भी इस किस्म के कारनामे हुए, पहले भी ऐसे हनी ट्रैप के मामले सामने आते रहे हैं, पहले भी आतंकी आते रहे हैं, सबका कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता है। तो अगर अब हमने मेहनत करके ये निकाल भी लिया कि पाकिस्तान से है, तो नया क्या ऐड किया? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये सारी चीजें पाकिस्तान से प्रारंभ होती हैं। जोहेब साहब को बुरी लगेगी, मगर ये सच है, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व ही इन बातों के ऊपर टिका हुआ है, और खास तौर पर उनकी आर्मी। भाई साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या चाइना आप पे अटैक करेगा? क्या ईरान आप पे अटैक करेगा? आपको आर्मी की जरूरत क्या है? आपको तो नेपाल और भूटान जैसी आर्मी काफी है। लेकिन आर्मी को अपना अस्तित्व बना के रखने के लिए कश्मीर का का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, ऐसी घुसपैठों का मुद्दा, ये जिंदा रखना पड़ता है। अगर ये मुद्दे ना हो तो पाकिस्तान की आवाम उस फौज को निकाल के एक तरफ करेगी, तुम्हारी जरूरत क्या है? तो ये जो कंक्लूजन निकलेगा, वो कंक्लूजन आज मालूम है, वो कंक्लूजन पहले से मालूम है। और अगर ये पहली बार निकल रहा होता तो इसके ऊपर समय लगाना जायज था। लेकिन एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 10 दफा 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान के धोखे, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आपके सामने है। फिर इसमें वो तो इतने हल्के में बात ले रहे हैं कर्नल साहब, वो तो इतने हल्के में बात ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई गुब्बारा आ जाए, कोई कबूतर आ जाए तो आप उसके भी पीछे लग जाते हैं। वो उसको भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि कितने ड्रोन्स वो लगातार भेजते हैं अपनी तरफ से हिंदुस्तान में साजिशों के तहत। हाँ, तो अगर उन ड्रोन्स में लीफलेट ना मिलते, अगर उनमें बॉम्ब ना मिलते, अगर उनमें हीरोइन ना मिलती, अगर उनमें हथियार ना मिलते, तो हम सीरियसली ना लेते। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो सीरियसली ले रहे हैं। और जहाँ तक गुब्बारे की बात है, भाई साहब, जो है साहब, आपने देखा अमेरिका में चाइना के गुब्बारे को किस तरह से शूट कर दिया गया, और बाद में क्या क्या पता लगा। तो लिहाजा किसी भी चीज को जो संदिग्ध है, उसको एक बार गौर से देखना, समझना, परखना हमारी नहीं। अगर आपके यहाँ ऐसा हो तो जिम्मेदारी है हमारी। एक मिसाइल गलती से आपके यहाँ चली गई थी, आपने कितना उसके ऊपर शोर मचाया था, बताने के बाद भी कि दिस इज नॉट बाय इंटेंशन, लेकिन आपने कितना शोर मचाया था। हम तो उसकी यहाँ पे दुआई नहीं दे रहे। तो लिहाजा अगर हम किसी चीज को चेक कर रहे हैं, वो हमारा हक है। मैं तो अपने एंकर को दाद देता हूँ, इन्होंने इशू उठाया और मैं बिल्कुल। राणा साहब, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। आपने कहा कि सीमा से आपका कोई लेना देना नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मुल्क को तो कसाब से भी फर्क नहीं पड़ता था, उसको भी आप डिनाई कर देते थे, लेकिन था आप ही के मुल्क से वो। देखें, अगर आप इसको जंग की तरफ लेके जाएंगे तो फिर तो अभिनंदन को तो आप जानते ही होंगे, कौन था वो, बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे आप। और हमने उसके साथ सलूक क्या किया है वो भी आप जानते होंगे। तो जासूस नहीं भेजा था ना, अभिनंदन जासूस नहीं भेजा था ना, हमारे पास है। तो सैनिक गया था, सैनिक की हैसियत से आप रखेंगे। इन चीजों में कसाब और अभिनंदन को आप एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं ना महाराज। राणा साहब, कसाब और अभिनंदन में फर्क है। राणा साहब हाँ, राणा साहब नहीं, पहले मेरा सुन लीजिए ना, आप दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते हैं ना, आपको अंदाजा हो जाएगा। राणा साहब, अभिनंदन और कसाब में फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है, धरती आसमान का फर्क है। आप उन दोनों को एक साथ मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं। कसाब आतंकवादी था और अभिनंदन हिंदुस्तान के सैनिक है। कलभूषण जादेव कौन है? अब नहीं, तो अब आपके पास है ना, वो आप बता दीजिए कौन है। हम तो कसाब को लेकर पूरी चीजें क्लियर कर चुके हैं, आप क्लियर करके बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो हमारी गिरफ्त में है, पूरी दुनिया को हमने बता दिया है। उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट हमने चला दी है कि वो रा का एजेंट है, नेवी का ऑफिसर है आपका, पाकिस्तान में वो कार्रवाइयां कर रहा था। तो सीमा से कौन सी स्टेटमेंट निकाल पाए आप? निकालें उसके मुंह से, अगर आप समझते हैं। अब आप जो है ना जबरदस्ती कहानियां बनाइए, आप जबरदस्ती कहानियां बनाइए। आज तक आपकी कोर्ट भी उसको लेकर कुछ साबित नहीं कर पाई है। समय की कमी है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल सीमा पर अभी भी लगातार जारी है और सवाल तमाम है, जवाब मिलने बाकी है, और फिर देखना होगा कि आखिर सीमा को लेकर क्या कुछ खुलासे होते हैं। लेकिन सीधा सीधा शक पाकिस्तान की साजिश को लेकर जाता है, सीधा सीधा शक ISI की एजेंट होने को लेकर जाता है। फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।